नमस्कार। हफ्ता खत्म होने वाला है तो समय है कि हम कोरोना वायरस के आंकड़ों पर एक नजर डालें। और आप देख सकते हैं कि अब लगभग हर दिन 10,000 के करीब नए केसेस भारत में हो रहे हैं। और चिंता की विषय का विषय यही है कि अब भारत में 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा केसेस हैं, पर फिर भी हर दिन करीब 4-4.5% नए केसेस आ रहे हैं। हर दिन जो ग्रोथ रेट है वो करीब 4.5% है। और ऐसा बहुत कम देशों में हुआ है। जब आंकड़े बहुत बढ़ जाते हैं, जब बहुत सारे केसेस हो जाते हैं किसी भी देश में, अगर आप फ्रांस को देखें या यूके को देखें या स्पेन को देखें, इटली को देखें, जब इस किस्म के केसेस हो जाते हैं तो फिर उनके आंकड़े थोड़े कम हो गए, ग्रोथ रेट कम हो गया। सिर्फ अमेरिका में या ब्राजील में या रशिया में जब इतने सारे केसेस थे फिर भी ग्रोथ रेट इतना हाई था। तो इस पर हमें जरूर कुछ हद तक इस बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और खासतौर उन राज्यों में चिंता करनी चाहिए जहां ग्रोथ रेट अभी भी काफी हाई हैं। जैसे अगर आप दिल्ली को देख रहे हैं, कर्नाटका में कुछ दिनों से काफी तेजी से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि राज्यों को अपने मन में रखना चाहिए कि केसेस को कम करने के लिए हमें टेस्टिंग नहीं कम करनी चाहिए, हमको सही तस्वीर पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम केसेस कम कर देंगे, हाँ हम शायद कह पाएंगे कि देखिए भाई हमारे राज्य में तो में कोई ज्यादा केसेस नहीं है, पर फिर क्या होगा, कोरोना वायरस फैलेगा। और जब कोरोना वायरस फैलेगा फिर लोगों की मौत होने लगेगी। तो कम टेस्टिंग से किसी का लाभ नहीं है। हाँ, राज्यों को कुछ फोरकास्टिंग करनी चाहिए। अब देखें कि आपके राज्य में क्या ग्रोथ रेट है और उसके बल पर आप शायद कुछ आंकड़े सामने ला पाएंगे कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आपके राज्य में कितने केसेस होंगे। आप इस फोरकास्ट को देख लीजिए। पराकार काफी इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने पिछले 3-4 दिन की अगर आप ग्रोथ रेट को देखें और फिर आप कुछ फोरकास्टिंग करें 30 दिन बाद स्थिति क्या होगी, तो 30 दिन बाद हो सकता है कि भारत में 6 लाख से ज्यादा केसेस हैं। पर खास तौर से कुछ राज्यों को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 1,80,000 के करीब केसेस हो सकते हैं। महाराष्ट्र में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुआ है पर उनके नंबर्स काफी बड़े हैं। तो अगर आप फोरकास्ट करें तो 1,80,000 केसेस हो सकते हैं। दिल्ली में 1 लाख केसेस हो सकते हैं। तमिलनाडु में 90,000 केसेस हो सकते हैं। शायद कर्नाटका जैसे राज्य में भी अगर आप देखें जहां अभी तो सिर्फ 4,000 केसेस हैं, पर क्योंकि कर्नाटक में केसेस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, अगर वो रुझान जारी रहे तो हो सकता है कि कर्नाटक में भी करीब 30,000 केसेस हो सकते हैं 30 दिन के अंदर। देखिए, ये सिर्फ फोरकास्ट है और ये फोरकास्ट किस चीज पर निर्धारित है कि जो पिछले 3-4 दिन में जो ग्रोथ रेट्स हुए हैं उनको अगर आप देखें कि हाँ ठीक है, शायद उस ग्रोथ रेट में थोड़ा सुधार हो, कुछ 80% सुधार हो, तो ये आंकड़े होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही फोरकास्ट सही होगा। अगर देश अच्छी तरह से कोरोना वायरस से लड़ पाएगा, अगर स्टेट्स उस पर काबू पा पाएंगे, तो हो सकता है कि फोरकास्ट में सुधार हो सकता है। अगर हम नहीं अच्छी तरह लड़ पाएंगे तो फोरकास्ट से भी खराब हालात हो सकते हैं। पर राज्यों को इन फोरकास्ट पर नजर रखनी चाहिए और फिर उनको फैसला करना चाहिए कि उनको क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब दिल्ली को अगर देखें तो अगर 1 लाख केसेस हो सकते हैं 30 दिन के बाद, तो दिल्ली के सरकार को सोचना चाहिए कि शायद हो सकता है कि 50,000 एक्टिव केसेस हो। अगर 50,000 एक्टिव केसेस हो, उनमें से 20% अस्पताल जा रहे हैं, तो हमें शायद 10,000 पलंगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस किस्म की फोरकास्टिंग की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। देश में अनलॉक 1 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कोरोना भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार सुबह आए स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 9,851 नए केस सामने आए, जबकि 273 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही आंकड़े एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,348 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ 24 घंटे में 5,335 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसे मिलाकर कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,09,462 हो गई है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि 24 घंटे में रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़कर 48.27% हो गया है। दुनिया में एक्टिव मरीजों के मामले में भारत चौथे नंबर पर बना हुआ है। भारत से ज्यादा एक्टिव केस केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। भारत में फिलहाल 1,10,960 एक्टिव केस हैं।
भारत में मई महीने से ही कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। गुरुवार को एक ही दिन में करीब 10,000 मामले सामने आए, यानी हर बीतते दिन के साथ देश में कोरोना रिकॉर्ड छलांग लगा रहा है। आलम यह है कि रोजाना केसों के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो गया है। आंकड़ों के जरिए देखते हैं क्या है भारत में स्थिति। 5 जून को 24 घंटे में मामले: ब्राजील 27,312 केस, अमेरिका 20,570 केस, 9,851 केस। भारत में पिछले 3 दिन में आए कितने केस? 5 जून को 9,851, 4 जून को 9,304, 3 जून को 8,909। भारत में एक हफ्ते से रोजाना 8,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत बेहद जल्द कुल मरीजों के मामले में इटली को भी पीछे छोड़ देगा। दुनिया के टॉप 6 देशों की स्थिति: अमेरिका 19 लाख केस, ब्राजील 6 लाख केस, रूस 4 लाख केस, स्पेन 2.87 लाख केस, यूके 2.81 लाख केस, इटली 2.34 लाख केस। बता दें कि भारत में फिलहाल कोरोना के कुल 2,64,000 मरीज हैं और आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि हालात कितने चिंताजनक हैं। देश में 1 जून से अनलॉक 1 जारी है। अब इसके फर्स्ट फेज में 8 जून से बहुत कुछ अनलॉक होने जा रहा है, जिसमें मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार देर रात केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें राज्य सरकारों को संशोधन का अधिकार है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये गाइडलाइंस। धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस: जूते चप्पलों को उचित दूरी पर अलग अलग रखना होगा। एंट्री से पहले हाथ पैरों को साबुन से अच्छी तरह धोना होगा। दूरी के हिसाब से लगे निशानों पर खड़ा होना होगा। ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने वाले धार्मिक आयोजन बैन। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है। मॉल्स के लिए गाइडलाइंस: एंट्री पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। गेमिंग सेक्शन और सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50% होगी। हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। डिलीवरी बॉय की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल प्रशासन कराएगा। एस्केलेटर्स पर एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा होगा। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। रेस्टोरेंट, होटल के लिए गाइडलाइंस: रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह टेक अवे पर जोर देना होगा। डिलीवरी बॉय को खाने का पैकेट दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50% से ज्यादा नहीं होगी। डिस्पोजेबल मेन्यू का उपयोग करने को कहा गया है। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। समय समय पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। लॉकडाउन से पस्त हुई इकोनॉमी का असर सरकार की योजनाओं पर भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर कहा है कि सभी मंत्रालय किसी नई योजना की शुरुआत ना करें। सभी अपना ध्यान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर केंद्रित करें। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत करने को रोकने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसमें 500 करोड़ से ऊपर की किसी नई परियोजना की शुरुआत 1 साल तक निलंबित रखने को कहा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1359 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार चला गया। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 650 हो गई है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 356 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में ही राजधानी में 35% मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक हर 5 कोरोना जांच में से 1 जांच पॉजिटिव है। दिल्ली में न केवल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि इसे लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 1359 मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 25,000 पार कर चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 30 दिनों के दौरान कोरोना के 1 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो तथ्य चिंता बढ़ाने वाले हैं वो ये है कि राजधानी में संक्रमण मुक्त होने की दर पिछले 10 दिनों में कम हुई है। 2 हफ्तों के दौरान ये पहला मौका है जब ये दर 40% से कम होकर 39.58% रह गई है। मृतकों की बात करें तो दिल्ली में मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 22 लोगों की जान ली है। दिल्ली में बीते 1 जून से रोजाना लगभग 1000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। शुक्रवार को एक अहम मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमकर सुनाया। दरअसल गुरुवार को सत्येंद्र जैन ने आरएमएल अस्पताल पर आरोप लगाया था कि वहां न सिर्फ टेस्ट में देरी हो रही है बल्कि कई रिपोर्ट भी गलत दी जा रही है। शुक्रवार को मीटिंग में जैसे ही सत्येंद्र जैन ने टेस्टिंग के बारे में बोलना शुरू किया, वैसे ही हर्षवर्धन ने उन्हें टोक दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपको इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। दिल्ली में कई ऐसे लैब हैं जहां दिल्ली सरकार अभी तक टेस्ट सैंपल तक नहीं भेज रही है। और आज भी दिल्ली में जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज हैं और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। दिल्ली स्थित एम्स कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। अब तक यहां लगभग 480 मामले मिल चुके हैं और इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। एम्स में अभी तक 2 फैकल्टी, 17 रेजिडेंट डॉक्टर, 38 नर्सिंग स्टाफ, 74 सिक्योरिटी स्टाफ, 75 हॉस्पिटल अटेंडेंट, 54 सैनिटाइजेशन स्टाफ, 14 लैब टेक्नीशियन ओटी स्टाफ, 13 डीईओ और 196 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सैनिटाइजेशन हेड समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस संख्या को देखते हुए एम्स प्रशासन ने टेस्ट की दर को बढ़ा दिया है और यहां रैपिड टेस्ट किट्स भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को 15 दिनों के अंदर उनके घर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करने को भी कहा है। कोर्ट के आदेशानुसार राज्यों को ये रिकॉर्ड पर लाना होगा कि वे मजदूरों को कैसे रोजगार देंगे और दूसरी सहायता करेंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है, जिसमें सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया है। तुषार मेहता के मुताबिक अधिकतर ट्रेनें यूपी या बिहार के लिए चलाई गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 4270 ट्रेनें चलाई गई। ओडिशा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बार फिर सख्ती करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब हफ्ते में 2 दिन राज्य के 11 जिलों को जून महीने में हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इस दिन केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। पटनायक सरकार ने कहा कि राज्य के केंद्रपाड़ा, भद्रक, पुरी, नारायणगढ़, नयागढ़, खोर्दा, गंजम, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, बालासोर और बालंगीर जिलों में हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी रहेगी। इसके अलावा राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को कोरोना के 143 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2388 हो गई, जबकि 1325 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस बीमारी ने यहाँ अब तक 7 लोगों की जान भी ले ली है। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि राज्य के वन मंत्री के राजू भी कर चुके हैं। इससे पहले जांच टीमों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। सीएम पी विजयन ने कहा कि घटना की जांच कर रही केरल पुलिस और वन विभाग की अपराध शाखा की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया और सबूत जुटाए। न्याय काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। बता दें कि राज्य में हथनी की बर्बर तरीके से हुई मौत पर पूरे देश ने गुस्सा जताया है, जिनमें नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। चीन ने एक बार फिर भारत को खुली धमकी दी है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में भारत के अमेरिका के करीब जाने के मसले पर चीन ने कहा है कि भारत आग से खेल रहा है, वो सब कुछ जला बैठेगा। रिपोर्ट में कहा है कि ट्रम्प भारत, रूस और कुछ अन्य देशों को G7 में शामिल कर इसे G10 या G11 बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस प्रस्ताव में भले ही विकसित देशों का फायदा हो, लेकिन भारत का इसमें स्पष्ट नुकसान होना तय है। चीन के मुताबिक अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि न सिर्फ वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक बड़ी सेना भी उसके पास है। ग्लोबल टाइम्स में ये भी कहा गया है कि भारत चीन को अपना काल्पनिक दुश्मन मान बैठा है। भारत में कुछ ऐसे संगठन हैं जो चीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और भारत सरकार भी ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करने में नाकाम है।